स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ऑप्टिक्स क्लास को आगे बढ़ाते हुए पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पूर्ण आंतरिक से संबंधित जो घटने वाली घटनाएं हैं, जैसे मिर्ग मारीचिका, ऑप्टिकल फाइबर जिसे हम प्रकाश तंतु कहते हैं, तारों का टिमटिमाना, ये सारी घटनाएं जो है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उदाहरण है। इसे हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक और टर्म जो आता है, इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। उसे भी हम इस वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो इसे आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहेंगे किसे? इससे पहले कुछ एग्जाम्पल इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, पहले ये आपका, यहाँ अगर मैं मान लेता हूँ ये माध्यम जो है ये आपका सघन है। ध्यान से इसे देखते चलिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये माध्यम मैं मान लेता हूँ वो माध्यम आपका विरल है। ठीक है। जैसे ही प्रकाश की किरणपुंज यहाँ से जाता है तो ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर ये ऐसे जाएगा। क्लियर है। और ये एंगल कहलाएगा आई। चलिए फिर से इसी को देखते हैं। फिर से यदि आई एंगल जो कोण है, आई जो आपतन कोण है, इसको बढ़ा देते हैं। तो बढ़ा देंगे तो क्या होगा? अब यह भी कोण बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ। फिर से देखिए इसे एक बार और, इसे बढ़ा देते हैं, थोड़ा और इसे बढ़ा दे। तो अब देखिए, अब ये आई जी को बढ़ाने के बाद ये कोण जो है कुछ इस प्रकार के हो गया। ठीक है। तो आई का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, मतलब कि आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, अपवर्तन कोण का मान भी वैसे वैसे मेरा बढ़ रहा है। एक निश्चित आपतन कोण के मान पर अपवर्तन कोण का मान जो है वो 90 डिग्री दिखा रहा है। देखिए इस कोण के लिए, इस किरण पुंज के लिए जो आपतन कोण का मान है, इस आपतन कोण पर, इस आई के मान पर, यहाँ अपवर्तन कोण का मान जो आर का मान है वो 90 डिग्री हो गया। और इसी आई को कहने का मतलब इसी आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। इसका नाम देते हैं हम क्रांतिक कोण। इसको याद रखिएगा, कहते हैं हम क्रांतिक कोण। ठीक है। तो क्रांतिक कोण क्या है? तो वह आपतन कोण है जिससे अपवर्तन का मान 90 डिग्री हो जाए, जिससे अपवर्तन का मान जो है वो 90 डिग्री हो जाए। फिर से एक बार डायग्राम को देखिए ध्यान से। ये मान आई का मान जो है, जिस पे अपवर्तन का मान जो है वो 90 डिग्री, आर का मान 90 हो जाए, तो आई को ही हम कहेंगे क्रांतिक कोण और इसे सी से सूचित करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। ठीक है। कहाँ ध्यान है आपका? देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यदि अभी फिर से भी हम सी को बढ़ाएं, अगर सी को फिर से अगर बढ़ाते जाएं, सी को मतलब आई को, तो फिर से अगर हम बढ़ाएंगे इस एंगल को, तो अब क्या होगा? अब वह इसी माध्यम में आएगा। यह जो है अपवर्तन के बाद इसी माध्यम में आ जाएगा, और इसे ही हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर हो गया? तो यहाँ एक बार पढ़ देता हूँ मैं, ध्यान से देख लीजिए। और यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा कब? तो ये चीज़ें को आपको तो हमेशा याद ही रखना है। कब होगा? जब विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण पुंज जाएगा, तभी तो वो अभिलंब से दूर जाएगा, नहीं तो अभिलंब की ओर चला जाता। अगर इधर सघन है और इधर विरल होगा, तभी तो ये अभिलंब से दूर जाएगा, नहीं तो ये तो अभिलंब की ओर चला जाएगा। तो ये कंडीशन याद रहेगा ना। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए प्रकाश की किरण पुंज जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा? तो सघन से विरल माध्यम में जाएगा। इसको याद रखना ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ देखिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। यदि सघन माध्यम के आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाए तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, और आपतन कोण का मान, एक निश्चित आपतन कोण का मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। और इसी आपतन कोण को देखिए, आप कुछ क्रांतिक कोण, दूसरा कोई कोण नहीं है, आपतन कोण है जिससे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री, आर का मान 90 डिग्री हो गया। आई क्या है? वो सी ही है जिस पे आर का मान 90 डिग्री हो जाता है।
ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर से बढ़ाइए, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश किरण अंतरापृष्ठ से परिवर्तन होकर पश्चात वापस सघन माध्यम में लौट जाता है और यही घटना क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम को देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। देखिए यहाँ पे एक अभिलंब यहाँ दिखाया गया, दूसरा अभिलंब यहाँ, तीसरा अभिलंब यहाँ। देखिए ये कुछ इस प्रकार से गया, अभिलंब से दूर हुआ। यहाँ देखिए जैसे ये कोण को थोड़ा सा बढ़ा दिए तो ये देखिए ये इधर आ गया और इसी कोण को कहेंगे हम, जैसे ही 90 डिग्री हो गया ये आर का मान, तो इसी आई कोण को कहेंगे हम सी, मतलब क्रांतिक कोण। आई का मान अभी सी से बड़ा करते हैं, सी से बड़ा करने का मतलब क्रांतिक कोण से भी बड़ा, तो पुनः ये इस माध्यम में आ जाएगा और इसी को कहेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर हो गया ना। शर्त क्या होना चाहिए, मैं बार बार इसको रिपीट किया, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए किरण पुंज को, ठीक है। इसके बाद आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक होना चाहिए, आई इज ग्रेटर देन सी, ये भी याद होना चाहिए आपको। चलिए क्रांतिक कोण किसे कहेंगे, तो यह अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, मतलब कि जिस आपतन कोण के मान पे अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसे ही हम, मतलब आर का मान जब 90 हो जाए तो वही स्थिति में आई को हम सी कहेंगे। यहाँ देखते हैं थोड़ा अपवर्तन को, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच संबंध, तो आई जब सी होगा तो आर 90 हो जाएगा और इसे ही हम कहेंगे क्रांतिक कोण, आई को ही। तो अगर स्नेल का नियम लगाएं हम, तो अगर स्नेल का नियम लगाते हैं, यहाँ देखते हैं थोड़ा सा इसको, ये हुआ आपका, तो ये आई और इसी को हम सी कह रहे हैं और इसको हम कह देते हैं 90 डिग्री, ये आपका आर हो गया। तो यहाँ अगर स्नेल का नियम लगाएंगे, अगर हम ये इसको मानते हैं बी माध्यम और इसको मान लेते हैं हम ऊपर वाले को ए माध्यम, बी माध्यम जो है मेरा सघन है क्योंकि सघन से विरल में जाएगा और ए माध्यम मेरा विरल माध्यम है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ स्नेल का नियम लगाएंगे तो म्यू बी मतलब ये विरल सघन माध्यम का अपवर्तनांक साइन सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो म्यू ए मतलब कि इसका अपवर्तनांक इंटू साइन 90। तो ये समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अगर आगे हम बढ़ें तो फिर से हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि म्यू बी बाई म्यू ए, इसको इधर कर देते हैं तो साइन 90 बटे में साइन सी। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, म्यू बी बाई म्यू ए बराबर 1 बाई साइन सी। साइन 90 का मान है यहाँ 1 के मतलब कि साइन 90 है, साइन 90 का मतलब 1, तो 1 बाई साइन सी आ गया। और म्यू बी बाई म्यू ए का मतलब क्या, बी का अपवर्तनांक ए के सापेक्ष, मैं शुरू में इसे बताते आ रहा हूँ। 1 इंटू का मतलब क्या, 1 इंटू या 1 म्यू टू का मतलब क्या, 1 म्यू टू का मतलब म्यू टू बाई म्यू 1, मतलब दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, ये सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो हम कह सकते हैं कि म्यू ए बी बराबर 1 बाई साइन सी, ठीक है। यहाँ याद रखिए कि ए बी का है तो बी का अपवर्तनांक है ए के सापेक्ष। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है, इसको याद रखिएगा। अब क्रांतिक कोण किस किस बात पर निर्भर करता है, तो एक याद रखिए, क्रांतिक कोण का मान तरंग धैर्य पर निर्भर करेगा। तरंग धैर्य पर कैसे निर्भर करेगा, तो देखिए म्यू बराबर 1 बाई साइन सी है, तो साइन सी बराबर हम कह सकते हैं 1 बाई म्यू हो जाएगा ना, और 1 बाई म्यू को कहते हैं हम लैम्डा, ये होता है इसके बीच संबंध। तो यदि लैम्डा का मान बढ़ाएंगे तो म्यू का मान, यदि म्यू का मान बढ़ाएंगे तो लैम्डा का मान घटेगा, और लैम्डा का मान घट रहा है मतलब साइन सी भी घटेगा। तो याद रखिए तरंग धैर्य पर निर्भर करेगा। इसके बाद देखिए इसमें संबंध याद रखिएगा, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। क्रांतिक कोण का मान माध्यम के जोड़े पे भी निर्भर करता है, कैसा जोड़ा है, मतलब कांच से वायु में जा रहा है कि हीरे से वायु में जा रहा है, और ये वैल्यू डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। कांच वायु के लिए 42 डिग्री और हीरा वायु के लिए 24 डिग्री, हीरा वायु के लिए 24 डिग्री। देखिए हीरा महंगा है तो कम है, ये महंगा है कम है, देखिए 24 42 एक दूसरे के विपरीत ये डिजिट को पलट देते हैं तो 42 24 याद रहेगा, और महंगा है तो इधर अपवर्तन क्रांतिक कोण कम है, कुछ इस तरह से आप याद कर रख सकते हैं। एक बात तीसरा देखिए, ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान घटता है, और अपवर्तनांक का मान जब घटेगा तो क्रांतिक कोण विपरीत है। अपवर्तनांक घट रहा है तो म्यू बराबर होता है 1 बाई साइन सी, जब यह घटेगा तो ये बढ़ेगा। और ताप बढ़ने से अपवर्तनांक का मान तो घटता है, पहले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है, तो अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांतिक कोण बढ़ेगा। तो फिर से एक बार तीनों देख लेते हैं, तरंग धैर्य पर निर्भर करेगा, इसके बाद युग्मों पर निर्भर करेगा, ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक के मान घटेगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में, वीडियो समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, पूर्णांतरिक परिवर्तन संबंधित घटना। हीरे का चमकना,
एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन सी घटनाएं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित है, बहुत सारा देता है उसमें। तो याद रखिएगा हीरे के चमकना कैसी घटना है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित घटनाएं है। अब इसका अपवर्तनांक के बारे में बात करें तो हीरे का अपवर्तनांक 2.5 सबसे ज़्यादा अगर अपवर्तनांक होता है तो वो होता है हीरे का, ठीक है। और इसके लिए क्रांति कोण का मान 24 डिग्री होता है। अभी मैं बोला कि कांच हीरा और वायु को देखें तो 24 होता है, महंगा है तो इसका कम है क्रांति कोण, ठीक है। अब हीरे का चमकना जो है टोटली डिपेंड करता है हीरे की बनावट पे, मतलब हीरे के जो काटने के तरीका है उस पर डिपेंड करता है हीरे का चमकना। और जो काटने का तरीका है वो पूरा का पूरा यह क्रांति कोण पे निर्भर करता है, मतलब कि क्रांति कोण से अधिक पर हम काटते हैं उसको। देखिए यहाँ हीरे के फलकों को इस प्रकार काटा जाता है कि जब भी प्रकाश इसके किसी भी फलक पर आपतित होता है तो आपतन कोण का मान 24 डिग्री से अधिक होगा। 24 डिग्री से अधिक होगा तो क्या होगा, फिर से वो पूर्णांतिक परिवर्तन हो जाएगा। या तो प्रकाश हीरे पर गिरता है, इसके बार बार पूर्णांतिक परिवर्तन होता है। जब प्रकाश कुछ स्थानों से निश्चित दिशा में बाहर निकलता है तो हीरा क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो टोटली ये डिपेंड करता है कि किस तरह से हीरा को काटा गया, किस एंगल पे हीरा को काटा गया। अगर इस तरह से जैसे तैसे काट दें तो हीरा में चमक नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिखाया गया है फिगर में, फिगर को समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है। यहाँ से किरण पुंज आता है और ये किरण पुंज जैसे है, देखिए ये क्रांति कोण से ये क्रांति कोण हुआ, मतलब इस क्रांति कोण पे ये ऐसे आएगा, मतलब 90 डिग्री है अभिलंब से हुआ ना। लेकिन इससे भी बड़ा है ये देखिए इससे भी बड़ा है। तो अब बड़ा है तो अब क्या होगा, इधर ही चला गया, तो इसी में इसी तरह चमकते रहता है। समझ में आ गया ना। मरीचिका देखिए आजकल गर्मी के दिन में हम लोग देखते हैं दूर से जो रोड पे, तो लगता है कि कुछ ना कुछ पानी के अंश है रोड पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई अंश पानी का नहीं पड़ा हुआ रहता है वहाँ पे। रोड पे पानी का कोई अंश नहीं होता है, वो हमारा दृष्टि भ्रम होता है कि वहाँ पे आसपास में जलाशय है या जलाशय दिखाई देता है। देखिए होता क्या है, रेगिस्तान में पानी की पहले याद रखिएगा मरीचिका किसका उदाहरण है, तो पूर्णांतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पूछता है मरीचिका क्या है या किसका उदाहरण है, तो इसके बारे में ये अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट्स बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा जो पढ़ाया हुआ वीडियोज़ है इसका नोट्स बना रहे होंगे, नहीं बना भी रहे हैं तो शुरू से इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है ये पूरी फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूँ इसी की तरह। पानी के जलाशय होने से दृष्टि भ्रम की मरीचिका कहते हैं। गर्मियों के दिनों में समय जब पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है तो पृथ्वी के पास वायु का घनत्व, ताप बढ़ेगा तो वायु का घनत्व क्या होगा, घनत्व कम हो जाएगा। और जैसे ही घनत्व कम हुआ तो अपवर्तनांक भी क्या होगा, घट जाएगा। इसके कारण हवा में इसके प्रति अपवर्तनांक भी घट जाता है, ठीक है। ज्यों ज्यों ऊपर जाते हैं मंडल का ताप, देखिए ये सतह है तो सतह पे तापमान सबसे ज़्यादा होता है, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान घटेगा। तापमान घटेगा तो तापमान जैसे ही घटेगा तो उसके इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ज्यों ज्यों ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल का ताप घट जाता है, कारण हवा के परतों का घनत्व अपवर्तनांक भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर ताप घट जाता है तो अपवर्तनांक क्या होगा, विपरीत क्रम है, तो ताप घटा तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा और घनत्व क्या होगा, यह बढ़ जाएगा। अपवर्तनांक और घनत्व दोनों ताप घटने से बढ़ जाएगा। किसी दूरस्थ वस्तु को आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी की सतह तक इसी प्रकार पहुंचती है कि उनके आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। इस प्रकार प्रकाश का पूर्णांतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। दूर खड़ा प्रत्येक वस्तु को उसके प्रतिबिंब के साथ साथ दिखता है, जिसके यह आभास उसके प्रतिबिंब के साथ होता है कि वस्तु के निकट कोई जलाशय स्थित है, लगता है कि उसके आसपास कोई। तो याद रखिएगा मरीचिका उदाहरण जो है वो पूर्णांतिक परिवर्तन का, और ये घटना कैसी घट रही है उसको याद रखिएगा। अब एक है समकोणिक प्रिज्म, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, समकोणिक प्रिज्म किससे घटना है। तो यह कुछ नहीं है, एक तरह के समकोण का बना हुआ एक प्रिज्म होता है और इसमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। देखिए ये भुजा बराबर है और ये समकोण है, और ये कुछ इस प्रकार से बना होता है। देखिए कांच का बना हुआ होता है, इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है, तो क्रांति कोण कितना हो जाएगा 1.5, अगर गुणा भाग करें इसको तो 41.8 डिग्री होता है। पूछता है समकोणिक प्रिज्म में क्रांति कोण का मान कितना होता है, तो 41.8 डिग्री याद रखिएगा। इस प्रकार जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर इतना डिग्री से आपतित होती है, इससे अधिक पर आपतित होगा तो पूर्णांतिक परिवर्तन होगा। समकोणिक प्रिज्म का उपयोग पूछता है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग 90 डिग्री या 180 डिग्री घुमाने में, प्रकाश को 90 डिग्री या 180 डिग्री घुमाना हो तो हम समकोणिक प्रिज्म का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। समकोणिक प्रिज्म का उपयोग वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा करने में भी कहते हैं। 180 और 90 और सीधा, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। प्रकाश किरणों को परावर्तित करने के लिए दर्पण का प्रयोग भी किया जाता है, परंतु दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश तीव्रता कम होती है, क्योंकि बहुत अधिक पॉलिश युक्त दर्पण भी परावर्तित नहीं कर पाता है। समकोणिक प्रिज्म पूर्ण प्रकाश को परिवर्तित करता है, इस प्रकार यहाँ प्रकाश की तीव्रता का कोई हानि नहीं होता है।
चलिए चौथा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है प्रकाश तंतु। इसका उपयोग जो है मेडिकल फील्ड में भी होता है। इसके बाद सेटेलाइट वगैरह मतलब बहुत जगह इसका उपयोग है। ये तंतु का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। तंतु मतलब होता है धागा, ठीक है, प्रकाश का एक धागा है। देखिए प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रयुक्त एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को तीव्रता में बिना क्षय हुए इसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरी जगह कर सकते हैं, जबकि रास्ता अगर टेढ़ी मेढ़ी भी रहे तो भी इसमें कोई क्षय नहीं होगा इसकी तीव्रता में, और एक जगह से दूसरी जगह प्रकाश को हम आसानी से भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता क्या है, तो धागेनुमा संरचना होती है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁸ कोटि का होता है। 10⁻⁸ देखिए कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। इसकी बनावट देखिए, यहाँ से प्रकाश एंट्री किया है, बहुत पतला होता है और इसकी कोटिंग किया हुआ होता है। इसकी दूसरी अपवर्तनांक वाली एक परत से कोटिंग किया हुआ रहता है ताकि बाहर ना जाए। और इसके बाद ये देखिए प्रकाश इस तरह से कुछ निकल रहा है और इसको हम कहते हैं कोर। एक एक करके इसको देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट था, इस तंतु को कोर या क्रोड कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक तंतु को क्रोड के ऊपर एक ऐसा पदार्थ की पतली परत चढ़ा दिया जाता है जिसका अपवर्तनांक उस तंतु क्रोड से कम होता है। ऊपर में भी मैं बोला ना कोडिंग किया हुआ होता है, कोड मतलब उसके पोता हुआ रहता है, वैसे एक परत चढ़ाया हुआ रहता है जिसका अपवर्तनांक जो है उसी के तुलना में जिसका ये बना हुआ है उसकी तुलना में कम हो। प्रकाशीय तंतु को क्रोड के चारों तरफ की परत को अधिपटन क्लोडिंग कहते हैं। जब प्रकाश किरण तंतु के एक सिरे से अल्प कोण बनाते हुए आपतित होती है तो यह इसे अंदर अपवर्तित हो जाती है। तंतु के अंदर के यह प्रकिरण बार बार पूर्णांतिक परिवर्तन होते हुए तंतु के दूसरे सिरे को बाहर निकल जाती है। इस तंतु को मोड़ भी दिया जाए तो भी सुगमता पूर्वक एक दूसरे बाहर निकल जाता है। तो सबसे खास बात इसकी यही है कि अगर मोड़ भी दे तंतु को तो भी प्रकाश जो है पूर्णांतिक परिवर्तन होते हुए वो एक सिरे से एंट्री करेगी तो दूसरे सिरे में वापस हो जाएगी। इसका उपयोग पूछा जाता है कि प्रकाश तंतु क्या है, कैसे काम करता है, उपयोग बताइए। तो उपयोग देख लेते हैं। प्रकाश तंतु का उपयोग प्रकाश सिग्नल को कई किलोमीटर दूरी तक संचारित करने में किया जाता है। इसमें तीव्रता का कोई हानि नहीं होता है। प्रकाश तंतु का उपयोग अंतःदर्शी अंदर के वस्तु को देखने के लिए चिकित्सक उपकरणों के बनाने में किया जाता है। इसके में प्रकाश तंतुओं का एक बंडल जिसे लाइट पाइप कहते हैं मनुष्य शरीर के अंदर डाल दिया जाता है और प्रकाश को प्रकाशीय तंतु द्वारा भेज दिया जाता है, जिससे चिकित्सकों को मानव के शरीर के अंदर देखने में मदद मिलती है। तो ये पूरा आपके आज की वीडियोस था। इस वीडियो में हम क्या क्या देखें, तो पूर्णांतिक परिवर्तन देखें, क्रांति कोण देखें, पूर्णांतिक परिवर्तन के से घटने वाली घटनाएं संबंधित देखें। इसके बाद मृगमरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु, समकोणिक प्रिज्म, तारे का टिमटिमाना, ये सारे टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से बहुत एकदम नेसेसरी एक बनता ही बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। 2 से 3 बार देखिए, इसका नोट्स बनाइए। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि इसका आप नोट्स बनाते चलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इससे मेरी बेनिफिट है, मेरी बेनिफिट होगी नहीं होगी ये डजेंट मैटर। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस लॉकडाउन की अवधि में सभी छात्र और छात्राओं को इसकी बेनिफिट मिले और इसका उपयोग कर सकें। थैंक्स।